मैंने आपको बताया था कारक जो चैप्टर है इसके अंदर वाक्य, हमारे को कारक में जितनी ज़्यादा विभक्तियों का जितना ज़्यादा हमारे कारक में पकड़ होगी उतनी ही ज़्यादा हमारा वाच्य परिवर्तन, वाक्य शुद्धि और समास। क्यों? क्योंकि इनमें प्रयोग होता है शब्द रूपों का। किसका होता है? शब्द रूपों का। ये लगातार करवाने का यही कारण है ताकि हमारा जो चैप्टर है शब्द रूप और धातु रूप ये हमारे मजबूत हो जाएंगे। जैसे कि आज हम जो चैप्टर करेंगे वो है समास। कौन सा है? समास। समास, समास शब्द के अंदर क्या है? शम उपसर्ग। क्या है? शम उपसर्ग। धातु कौन सी है? प्लस घय प्रत्यय से बना है समास। सम उपसर्ग अस धातु घय प्रत्यय से समास शब्द बनता है। अब इस शब्द को हम यदि मिलाएंगे तो ये समस बन गया, लेकिन यहाँ पर यह का लोप हो जाता है। ये कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय। जब हमारा प्रत्यांत चैप्टर आएगा उसके अंदर प्रत्यय के बारे में बताएंगे तो जो घय प्रत्यय आता है ये तद्धित प्रत्यय में आता है। किस में आता है? तद्धित प्रत्यय में। इसमें अंतिम जो तद्धित प्रत्यय में यह और ण इनका जहां लोप हो जाता है तो ये आदि अक्षर को, आदि में जो स्वर होता है, यहाँ पे घय का लोप हो गया, यह का लोप हो गया, सिर्फ बचेगा ए। और आदि स्वर, इससे पूर्व जो आदि स्वर है उसको दीर्घ कर देता है, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि। रूप बन जाता है समास। क्या बन जाता है? समास की परिभाषा। सर्वप्रथम समास की परिभाषा समसनम समास है। समसनम समास है छोटे रूप में। और बड़े रूप में देखा जाए अनेक पदानाम एक पदीकरणीयम तत्समास इति कथ्यते। जो अनेक पदों को एक पद में जोड़कर रख दे उसको समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास में पदों की प्रधानता होती है, समास पदों पर ही निर्भर होते हैं। समास में पद कितने होते हैं? समास में 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। फिर आते हैं हम समास कितने होते हैं? समास है पंचधा। समास है पंचधा। संस्कृत में समास 5 माने गए हैं। कितने हैं? समास है पंचधा। 5 प्रकार के समास माने हैं। हम इन 5 प्रकार के समासों में किस किस को माना गया है ये मैं बताता हूं। हम साधारणतया आधुनिक शिक्षा के अंदर जो पढ़ते हैं, आधुनिक शिक्षा में जो 5-6 प्रकार के समास माने गए हैं, लेकिन यहाँ हमारी जो संस्कृत वैयाकरण लघु सिद्धांत कौमुदी वैयाकरणाचार्य जो कहते हैं कि समास है पंचधा, उसमें प्रथम जो समास माना गया है वो है केवल समास है। कौन सा है? केवल समास। दूसरा तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास। तीसरा बहुव्रीहि समास है। और चौथा द्वंद्व समास है। और 5वां जो समास यहां पर माना है वह है अब यही भाव समास। ये 5 प्रकार के समास माने हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो 6 प्रकार के समास माने जाते हैं आधुनिक शिक्षा के अनुसार वो होता है द्वंद्व समास का भेद कर्मधारय और कर्मधारय का भेद द्विगु समास। उनको जोड़ दिया गया है और आधुनिक के अंदर केवल समास को नहीं माना गया। अब यदि पदों के अनुसार देखा जाए तो पदों के अनुसार 4 ही प्रकार के समास माने गए हैं और वो 4 हैं ये अभिभाव, द्वंद्व, बहुव्रीहि और तत्पुरुष। पदों के अनुसार केवल समास को नहीं माना गया। और यदि सीधा क्वेश्चन पूछा जाए समास है कति, समास है पंचधा, 5 प्रकार के समास माने हैं।
5 प्रकार के समास माने गए हैं। समास की परिभाषा सम सनम किम, यदि क्वेश्चन आ जाए सम सनम किम तो सम सनम समास है। अनेक पदानाम एक पदीकरणीयम समासर इति कथ्यते, जो अनेक पदों को एक पद में जोड़ दे वह समास कहलाता है। समास पदों पर निर्भर होता है। समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, और समास के अंदर पंचधा 5 प्रकार के समास माने गए हैं। इन 5 प्रकार के समासों में केवल समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि, द्वंद्व और अव्ययीभाव समास माने गए हैं। फिर आइए हम चलते हैं कि इसके अंदर समास से परिभाषा। प्रथम प्रायेण पूर्व पद प्रधान है, तत्पुरुष प्रायेण पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव है। जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय और उत्तर पद संज्ञावाची, पूर्व पद अव्यय और उत्तर पद संज्ञा, वहां अव्ययी भाव समास बनता है। हमें अव्ययी भाव समास की पहचान कैसे करनी है? जिसमें पूर्व पद क्या होगा? अव्यय और उत्तर पद संज्ञावाची होगा, वह क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास कहलाएगा। प्रायेण पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव समास है। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, उत्तर पद संज्ञावाची हो, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। अब कहते हैं कि अव्यय न व्ययेति तदव्ययम, जिसका व्यय नहीं होता, जो बिखरता नहीं है, जो टूटता नहीं है, जो अपने स्थान पर यथावत बना रहता है, वह अव्यय कहलाता है। जैसे कि संस्कृत में उपसर्ग है, वे भी अव्यय में आते हैं। 22 उपसर्गा संस्कृते, जो संस्कृत में 22 उपसर्ग माने गए हैं वे भी अव्यय ही होते हैं। लेकिन इनमें हम जब समास के अंदर दोनों को, शब्द को विग्रह करेंगे, तोड़ेंगे, तो उसमें जब अव्यय टूटता ही नहीं है तो हम उसको विग्रह कैसे करेंगे? वहां पर हम अव्यय का अर्थ प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? अर्थ को तोड़ेंगे, अर्थ पर लगाएंगे और अर्थ के अंदर विभक्ति जोड़कर उसका विग्रह करेंगे। समास विग्रह है। जो समास में पद हुए 2, कौन कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद। इन दोनों पदों से मिला हुआ जो शब्द होता है उसे कहते हैं समस्त पद। क्या कहते हैं? समस्त पद। दोनों पदों से मिलकर बने शब्द को कहते हैं समस्त पद। क्या कहते हैं? समस्त पद। और समस्त पद दोनों पदों में विभक्ति युक्त, दोनों पदों में विभक्ति युक्त पद को हम कहते हैं समास विग्रह। क्या कहते हैं? समास विग्रह। दोनों पदों में विभक्ति युक्त पद को हम समास विग्रह कहते हैं, और दोनों पदों के मिलने पर एक पद बनने को समस्त पद कहा जाता है। समस्त पद कहा जाता है। अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास में समास विग्रह करते समय अव्यय के अनुसार विभक्ति का प्रयोग होता है। विभक्ति का प्रयोग होता है तथा अव्यय के स्थान पर अर्थ का प्रयोग किया जाता है। अर्थ का प्रयोग किया जाता है। अव्ययी भाव समास का समस्त पर
नपुंसकलिंग एक वचन का ही होता है। अव्ययीभाव समास का समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन का ही होता है। अव्ययीभाव समास का समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन का ही होता है। अब लगाइए नंबर 1, हमारा पहला अव्यय है अधि। क्या है? अधि अव्यय। ठीक है, अधि। अधि शब्द के साथ हम अधि हरि, अधि हरि। अधि क्या है? अव्यय है। हरि क्या है? संज्ञावाचक शब्द। जहां हम अधि हरि, अधि उपसर्ग या अधि अव्यय के साथ जब समास विग्रह करेंगे तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जहां भी अधि लगा होगा, समास विग्रह करना होगा, वहां दोनों पदों के अंदर हम क्या लगा देंगे? सप्तमी विभक्ति संज्ञावाचक शब्द में। किसमें? संज्ञावाचक शब्द में। संज्ञा शब्द में कौन सी लग जाएगी? सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा और अधि के स्थान पर इति का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? इति का। कहां? समास विग्रह में। ओनली समास विग्रह में। समस्त पद तो बना हुआ ही है अधि हरि। अधि हरि क्या है? समस्त पद है। हमारे पेपर में आ गया या पूछ लिया अधि हरि में कौन सा समास है, हमें पता होगा अधि अव्यय है। जिसमें अव्यय आ गया वो अव्ययीभाव समास है। यदि पूछ लिया अधि शब्द का समास विग्रह बताओ, तो हमें समास विग्रह करने में कहीं भी झिझक नहीं होनी चाहिए। सर ने बताया था अधि के साथ में इति का प्रयोग होता है, अधि के स्थान पर इति का प्रयोग होता है। और हरि संज्ञा शब्द में सप्तमी विभक्ति लगती है। तो सप्तमी विभक्ति जब हमारे को हरि याद होगा तो हमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। हम सप्तमी में हरऊ बनता है और यहाँ पे कर देंगे इति। ये हमारा शुद्ध समास विग्रह है। समस्त पद समास विग्रह है। समस्त पद समास विग्रह है। समस्त पद। अब मैं ज्यादा आपको इसके अंदर डीप नहीं ले जा रहा, वरना क्या होता है इसके अंदर मैं आपको सीधा इसमें जो लेवल है उस लेवल के अनुसार ही करवा रहा हूं। ज्यादा इसमें क्या होता है कि लौकिक विग्रह भी होता है, अलौकिक विग्रह भी होता है। लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह किसे कहा गया है? ये जो है ना, ये सब लौकिक विग्रह माने जाते हैं। अब अलौकिक विग्रह करेंगे ना, अलौकिक विग्रह में हमें क्या करना होगा? यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का संकेत मैंने सीधा बता दिया आपको भी, संज्ञा शब्द में सप्तमी विभक्ति लगेगी। लेकिन अलौकिक विग्रह यह कहता है कि यहाँ पे मूल शब्द लिखो, मूल शब्द लिख के और सप्तमी के अंदर कौन सा प्रत्यय लगता है वो लिखो। उसके बाद में यहाँ पे जो अव्यय है वो लिखो। ये अलौकिक विग्रह है। ऐसा नहीं पूछा जाता, ये ज्यादा मैटर डीप हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या चीज दी है? ये सप्तमी का प्रत्यय दिया है। सप्तमी का प्रत्यय जो मैंने आपको बताया था, सुप सुप्तिगंतम पदम संज्ञा प्रकरण में बताया था। सातों विभक्तियों में सुप जस अम और सष्टा व्याम विस ये व्याम व्यस गसि व्याम व्यस गस और साम की और सुप। ये पहले इसको ये बनाओ। इसको बनाने के बाद में क्या होता है कि अलौकिक विग्रह ये कहता है कि पहले प्रत्ययों को इसे शुद्ध सिद्ध करो। यहाँ पे क्या होता है कि पहले शब्द हमारे पास ये है अधि और हरि, इसमें उल्टा हो जाता है। अधि पीछे चला जाता है, हरि आगे आ जाता है, जैसे ही मैंने ऊपर कर रखा है। फिर इनके साथ में प्रत्यय जुड़ जाता है। ये अलौकिक विग्रह हो गया, ये अलौकिक विग्रह हो गया। अब इसको हमने क्या कर दिया? इन प्रत्ययों से ये रूप बना दिया। यहाँ पे जो उपसर्ग है, इस उपसर्ग का अर्थ हमने यहाँ लिख दिया और यहाँ पे जो गी प्रत्यय है इसका हमने हरऊ रूप बना दिया। ये समास विग्रह हो गया, ये अलौकिक विग्रह हो गया और ये लौकिक विग्रह हो गया। समस्त पद भी कहा जा सकता है। समझ में आया आपको? इसलिए आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है।
जो अपना लेवल है उससे बाहर नहीं जाना है। सिर्फ ये ध्यान रखना है अधि के साथ में इति का प्रयोग होगा और अधि जहां लगा होगा वहां संज्ञा शब्द के अंदर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। संज्ञा शब्द यदि एक वचन का है तो संज्ञा शब्द में एक वचन का रूप आएगा, संज्ञा शब्द में यदि द्विवचन है तो द्विवचन का रूप आएगा, संज्ञा शब्द में यदि बहुवचन है तो बहुवचन का रूप आएगा और अव्यय के स्थान पर अव्यय का अर्थ आएगा। समझ गए? जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये बताता हूं अधिगोपम, अधिगोपम ये लो, ये समस्त पद है। क्या है? समस्त पद है। इसको हमें समास विग्रह बनाना है। मैंने बता दिया कि हरि के साथ अधि के स्थान, अधि के साथ जो भी संज्ञा शब्द लगा होगा उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। गोपे क्या हो जाएगा? गोपे। फिर इसके स्थान पर गोपे इति, ये विग्रह हो गया, ये समस्त पद, ये समस्त पद हो गया। समस्त पद चाहे पुल्लिंगी क्यों ना हो, लेकिन ये कहता है कि अभी भाव के अंदर नपुंसकलिंग ही होगा। गोप शब्द को गोपम बनाया, देखो फलम फले, उसी प्रकार गोपम शब्द से समझ गए? ये अभी भाव समास। आगे देखिए उप उपसर्ग, कौन सा? उप अव्यय, उप अव्यय, उप उपसर्ग अव्यय समीप अर्थ में चलता है। उप समीपम, उप समीपम, जहां पर उप अव्यय होगा, उप उपसर्ग होगा, वह समीप अर्थ में चलेगा। किस अर्थ में चलेगा? समीप अर्थ में ही चलेगा। जहां पर उप लगा होगा वहां संज्ञा शब्द में षष्ठी विभक्ति लगेगी। कौन सी लगेगी? षष्ठी विभक्ति लगेगी। जहां पे भी उप लगा होगा उप समीप अर्थ में चलता है और विग्रह करते समय उप के स्थान पर समीप का प्रयोग होगा और संज्ञा शब्द के अंदर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। षष्ठी विभक्ति का, ये लो मैंने लिख दिया उपकृष्णम, उपकृष्णम, ये लो, ये समस्त पद है। समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन। हमें इसमें मैंने बता दिया उप के स्थान पर समीपम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? समीपम। संज्ञा शब्द में कौन सी लग जाएगी? षष्ठी। यदि राम के रूप याद होंगे तो कृष्ण के उसकी भांति चलेंगे। रामा रामो रामा रामम रामो रामान, उसी प्रकार एकारांत जो शब्द है वो कृष्ण के भी राम की भांति षष्ठी विभक्ति एक वचन में गस प्रत्यय से कृष्ण से रूप सिद्ध होता है। तो कृष्ण के समीप, ये हमारा समास विग्रह है, यह हमारा समस्त पद है। सिर्फ इन दो पे ध्यान रखना है। समास विग्रह भी आना चाहिए और समास समस्त पद हमें पता होना चाहिए। और उसके लिए समास विग्रह के लिए हमारे को जितने उपसर्ग है या अव्यय उनके अर्थ प्रयोग पता होना चाहिए भली भांति कि यहाँ पर इसका ये अर्थ लगेगा, ताकि समास विग्रह करने में कोई समस्या नहीं आती। आगे उपनगर, देखो और देखिए उदाहरण, ये उपनगर, किम नगर से समीप। है कोई शंका किसी को भी किसी भी प्रकार की? समझ में आया आपको? पुनः इस चीज को मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूं ध्यान से। पुनः इस सारी चीज को मैं आपको भली भांति से दोहरा देता हूं। सर्वप्रथम समास सम उपसर्ग अस धातु घय प्रत्यय से हमारा समास शब्द रूप शुद्ध होता है। तत्पश्चात समास है परिभाषा समसनम समास है। समसनम, इसको भी ध्यान में रखना है। कई बार शॉर्ट में कह देते हैं क्या? समसनम किम, समसनम किम, पता होगा समसनम समास है। अनेक पदानाम एक पदी करणीयम तत्समासः इति कथ्यते। जो अनेक पदों को एक पद में मिलाकर जोड़कर एक जगह पर रख दे उसे समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। तत्पश्चात समास है कति, समास है कति। समास कितने प्रकार के हैं? समास है पंचधा, समास है पंचधा, समास है पंचधा। 5 प्रकार के समास माने हैं। नंबर 1
केवल समास है। कौन सा है? केवल समास है। नंबर 2 प्रायेण पूर्व प्रधानो अव्ययीभाव समास है। कौन सा? अव्ययीभाव समास। नंबर 2 प्रायेण उत्तर पद प्रधानस तत्पुरुष समास है, जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, तत्पुरुष समास। नंबर 3 प्रायेण उभय पद प्रधानो द्वंद्व समास है, जिसमें दोनों ही पदों की प्रधानता होती है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। प्रायेण अन्य पद प्रधानो यदि बहुव्रीहि समास है। ये हमारे 5 प्रकार के समास माने गए हैं। आधुनिक शिक्षा या अनुसार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या अन्यत्र हमें पूछा जाता है कि तत्पुरुषस्य भेदः किम। तत्पुरुष समास को समानाधिकरण में व्यधिकरण में 2 प्रकार से बांटा गया है। तत्पुरुषस्य भेदः कर्मधारय और कर्मधारयस्य भेदः द्विगु। तत्पुरुष का भेद कर्मधारय है और कर्मधारय का भेद द्विगु समास है। तो समास में पदों की प्रधानता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, समास में पदों की महत्वपूर्ण आवश्यकता, या यह कहें कि पद ही मुख्य है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि पूरा समास पदों पर ही टिका हुआ है। पद 2 माने गए हैं, पद 2 माने गए हैं, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। यदि हम पूर्ण प्रक्रिया के अनुसार देखें तो इसके अंदर क्या होता है कि लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह के अंदर हम जो करते हैं सीधा कृष्ण से समीपम, ये लौकिक आ जाता है। हम अलौकिक करेंगे तो यहाँ कृष्ण से जो रूप सिद्ध हुआ है, ये कैसे हुआ है? यहाँ पे सुख प्रत्यय आया, तत्पश्चात यहाँ जो समीप शब्द लगा है, इसके स्थान पर सीधा उपसर्ग लगेगा। फिर हम उन प्रत्ययों से उन शब्दों को बनाते हैं। शब्द बनाने के बाद में हम रूप सिद्धि करते हैं। इसलिए यहाँ पर यह ध्यान रखना है, समास के अंदर पदों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। समास में पूर्व पद और उत्तर पद 2 पद माने गए हैं। समास में पदों से विभक्ति युक्त पद जो है वह समास विग्रह कहलाता है। विभक्तियों को हटाकर दोनों पदों को मिलाकर समायोजित शब्द को समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्त पद। और विभक्ति युक्त पद को समास विग्रह कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। अब हमारा पहला समास है प्रायेण पूर्व पद प्रधान है, अव्ययीभाव समास है। जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। जिस समास में पूर्व पद अव्यय, उत्तर पद संज्ञावाची हो, पूर्व पद अव्यय, उत्तर पद संज्ञावाची हो, वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। जब हम अव्ययीभाव समास के अंदर दोनों पदों को रखेंगे तो उसका पूर्व पद अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। उपसर्गों को भी अव्यय ही माना जाता है। जब हम उस अव्यय को, जब उन पदों को समास विग्रह करेंगे, क्या करेंगे? समास विग्रह करेंगे, तो जो अव्यय है वह उसके स्थान पर उसका अर्थ लगाया जाता है, उसका अर्थ लगाया जाता है। और संज्ञा शब्द के अंदर अव्यय के अनुसार विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अव्यय के अनुसार विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, वह समास विग्रह हो जाता है। और दोनों पदों के विभक्तियों को हटाकर समायोजित शब्द लिखा जाता है, वह समस्त पद लिखा जाता है। क्या? समस्त पद कहलाता है। क्या कहलाता है? समस्त पद। अब देखो कि हमने यहाँ पे उपसर्ग लिखा या अव्यय लिखा। उपसर्ग समीप अर्थ में चलता है। किस अर्थ में चलता है? समीप अर्थ में। उप के साथ में कृष्ण संज्ञा शब्द है। जहां पर उप समीप अर्थ में है, वहीं कृष्ण संज्ञा शब्द में विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। किसका होगा? षष्ठी विभक्ति का। तो हमें अकारांत रूप याद होंगे, तो कृष्ण में षष्ठी विभक्ति के अंदर कृष्णस्य बनता है समीपम। अव्यय का अर्थ आ गया तो यह समास विग्रह हो गया। कृष्णस्य समीपम समस्त पद हो गया। उप कृष्णम नगरस्य समीपम समस्त पद हो गया। उप नगरम। समझ गए? भली बात थी। किसी को कोई शंका बताओ आप?